सभापति जी, मेरे सामने वित्त मंत्री के दो भाषण हैं, दोनों बजट पर हैं। एक भाषण यहां दिया गया था, दूसरा पुस्तक के रूप में सदस्यों में बांटा गया है। लेकिन दोनों भाषणों में अंतर है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए जो चंद शेर या अशार कहे थे, वो छपे हुए भाषण में नहीं है। लोगों के पास छपा हुआ भाषण जाएगा। लोकसभा का उनका भाषण एक दस्तावेज का काम देगा, लेकिन उसके लिए खोज करना पड़ेगी, अनुसंधान करना पड़ेगा। आने वाली संततियों को यह पता लगना चाहिए कि भारत में कभी ऐसा वित्त मंत्री था जो केवल अर्थ की बात नहीं करता था, नहीं कुछ रस की बात भी करता था। वित्त मंत्री ने कहा, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिन लम्हों ने खता की थी वो यही लम्हे हैं और आने वाली सदियों को सजा मिलेगी। वित्त मंत्री जमीन की पस्तियों से आसमान पैदा करना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, लेकिन आसमान की ओर देखते हुए हमारे पांव जमीन से उखड़ना नहीं चाहिए। आज इस बात की आशंका पैदा हो रही है। वित्त मंत्री हवा के रुख को भी बदलना चाहते हैं। उनकी जवां मर्जी की दाद दी जानी चाहिए। सचमुच में हवा के रुख को बदलने की जरूरत है। लेकिन सभापति महोदय, क्या यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि हवा का रुख बदलने के बाद बदली हुई हवा किश्ती को किनारे पर ले जाएगी या किसी भंवर की ओर ले जाएगी? एक शेर उन्होंने और कहा है, यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। अच्छा होता अगर सरकार गैट को रद्द कर देती और उसके बाद यहां आकर उस शेर को पढ़ती जिसमें कहा गया था कि बहुत से देश मिट गए मगर हम खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री के शेर बहुत मौजूद नहीं थे, लेकिन उन्होंने शेर कहा, ये अच्छी बात है। वैसे हमारे सोमनाथ चटर्जी साहब को पसंद नहीं आया था। सभापति जी, मैं बजट पर आना चाहता हूं। I could understand by turning to the translation, he came to another. I said, enough is enough. It's impossible to keep pace with that. And he was not coming to the budget at all because he had nothing to say on that. अध्यक्ष महोदय, वित्त मंत्री ने शेर काफी फैलाकर किए थे और अगर अनुवाद में हमारे कॉमरेड समझना चाहते तो समझ सकते थे, पर उनको समझ में नहीं आ रहा होगा कि शेर शायरी का और ये बजट से संबंध क्या है। लेकिन जैसा अभी दूसरे कॉमरेड ने कहा, बजट भी एक दर्शन है, आर्थिक दर्शन का प्रतिबिंब है। ये बात अलग है कि उस दर्शन से और सत्ता पक्ष के दर्शन से हमारा आज मतभेद है। लेकिन जिस तरह का भारत हम बनाना चाहते हैं, Of the heart. Poetry is the music of the heart. Hardly can find expression in the budget. अब मैं बजट पर आना चाहता हूं Poetry is the music of the heart, which can hardly find expression in the budget. मेरा समय कम है। सभापति महोदय, मुझे शिकायत है कि ये जो बजट पर चर्चा हुई है ये दो टुकड़ों में, ये खंडों में चर्चा न तो बजट के साथ न्याय करती है और न सदन की भावनाओं को उनकी समग्रता में प्रकट करती है। दूसरे सदन में
चर्चा हो गई, वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया। यहां चर्चा लंबी की जा रही है। अगर चर्चा पहले हो जाती तो शायद हम लोगों के सुझावों के प्रकाश में वित्त मंत्री अपने कुछ कर प्रस्तावों में संशोधन करते। ये मामला भी लटक गया। बजट की ऐसी छीछालेदर नहीं होनी चाहिए। और मैं आशा करता हूं कि अगले सत्र में जब अगले वर्ष का बजट पेश होगा तो उस पर चर्चा करते समय सदन में यह बात ध्यान में रखी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, सभापति जी, वित्त मंत्री ने बजट पेश करते समय जिस आशावाद का परिचय दिया है या दिया था, वो आशावाद यथार्थ से मेल नहीं खाता है। इन्फ्लेशन के मामले में तो ये सिद्ध हो गया। जैसा कॉमरेड इंद्रजीत गुप्ता ने कहा था, बजट के बाद चेतावनियां दी गई थी कि बजट से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, कीमतें चढ़ेंगी। सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया था। अब इन्फ्लेशन डबल डिजिट पार कर गया है। वित्त मंत्री स्वयं इन्फ्लेशन के बारे में पहले क्या कह चुके हैं उसे मैं दोहराना नहीं चाहता। 91-92 का उनका भाषण है। छोड़ दे। अब निकट भविष्य में मुद्रास्फीति पर रोक लगेगी, इसके आसार नहीं है, क्योंकि आपका जो अनुमान है और पिछले बजट के समय आपने जो अनुमान किए थे उनमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अनुमान को छोड़कर आपके सारे अनुमान गलत साबित हुए। फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया, कर्जे के बदले में जो आप ब्याज देते हैं उसकी राशि बढ़ गई। यद्यपि वित्त मंत्री ने उस समय के भाषण में इसकी भी आलोचना की थी और कहा था कि यह राशि बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि इससे भी मुद्रास्फीति पर असर पड़ता है। विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ा, अच्छी बात है, और वित्त मंत्री अगर इसके लिए बधाई लेना चाहते हैं तो उसे देने में हम कंजूसी नहीं करेंगे। लेकिन जैसा श्री इंद्रजीत गुप्ता ने कहा कि विदेशी मुद्रा भंडार का विवरण क्या है, किन किन स्रोतों से प्राप्त हुआ है। विदेशी कर्जा दुगना हुआ है पिछले साल में। घरेलू कर्जा भी दुगना हुआ है। घरेलू कर्जा दुगना हुआ है, विदेशी कर्जे में वृद्धि हुई है। अगर वित्त मंत्री इसका खंडन करेंगे मुझे प्रसन्नता होगी। जो आंकड़े हमारे पास हैं उन्हीं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालते हैं। अब विदेशी मुद्रा का भंडार किन किन स्रोतों से बढ़ा है, इस संबंध में ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसकी बड़ी चर्चा हो रही है आजकल। खुलापन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं बजट के निर्माण में भी ट्रांसपेरेंसी लाने की जरूरत है। अब टैक्सों वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, कहां कस्टम बढ़ाना है, कहां एक्साइज ड्यूटी घटाना है, इस बात को छोड़कर इस संसद में, इस देश में पूरे बजट पर, बजट के एलोकेशन पर खुली चर्चा होना चाहिए और वो चर्चा लगातार चलती रहना चाहिए। दुनिया के और देशों में ऐसा होता है, जापान में ऐसा होता है, हम क्यों नहीं कर सकते? आखिर गरीबी उन्मूलन के लिए जो पैसा दिया जाने वाला है, इस बार कितना एलोकेशन हो सकता है, कितना होना चाहिए, क्या बजट पेश करने से पहले इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, इसकी चर्चा नहीं हो सकती? लेकिन मैं विदेशी मुद्रा की बात कह रहा था। वित्त मंत्री सदन को विश्वास में लें, ये विदेशी मुद्रा का हिसाब क्या है, इसमें से सचमुच में इन्वेस्टमेंट कितना है, कुछ मेरे पास जानकारी है। उसके अनुसार कुल विदेशी निवेश 93-94 में $3 बिलियन को स्पर्श कर रहा है, लेकिन इसमें से कुल $425 मिलियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में। 92-93 में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की राशि 343.5 मिलियन थी। इस दृष्टि से विदेशी निवेश में कोई खास वृद्धि का दावा नहीं किया जा सकता।
बाकी विदेशी पूंजी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में आई है। ये राशि डॉलर 1.36 बिलियन है, जिसमें से डॉलर 1.1 बिलियन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के 3 महीनों में आई। ये ज्यादातर फाइनेंस कैपिटल के रूप में आई है, प्रोडक्टिव कैपिटल के रूप में नहीं। अगर ये आंकड़े सही हैं तो विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ गया और इसलिए अर्थव्यवस्था के अन्य पहलुओं की ओर हम अपना ध्यान न दें, मैं समझता हूं वो ठीक नहीं होगा। वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया है उसमें वो कुछ बातें मानकर चल रहे हैं। पहली बात तो वो ये मानकर चल रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों की तरह से इस वर्ष भी मानसून अच्छा रहेगा। हमारी खेती मानसून पर निर्भर है, ये सच है, लेकिन ये कटु सच है। बजट बनाते समय इसका विचार रखा जाए, ये बहुत आवश्यक है। अभी भी देश के कई भागों में अकाल है, अभाव है। मैं राजस्थान गया था, 60,000 मजदूर राहत कार्यों में लगे हुए हैं और मांग हो रही है कि उन मजदूरों की संख्या 1 लाख बढ़कर होना चाहिए। कई क्षेत्रों में ऐसी स्थिति है। वित्त मंत्री को इस देश का सौभाग्य कहना चाहिए और वित्त मंत्री को 6 मानसून लगातार ऐसे मिले जिनमें फसल अच्छी हुई है। अब वो मानकर चल रहे हैं कि आगे भी मानसून अच्छा रहेगा। वे मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने घरेलू और विदेशी उद्योगों को जो टैक्स संबंधी सुविधाएं दी हैं, उससे औद्योगिक विकास 6 to 8% के बीच में रहेगा। वे ये भी मानकर चल रहे हैं कि देश की कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य रहेगी और सामाजिक तनाव पैदा नहीं होंगे। वे ये भी मानकर चल रहे हैं कि तेल का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य नहीं बढ़ेगा और आज की दर पर ही कायम रहेगा। वे भी मानकर चल रहे हैं कि उन्होंने मध्यम वर्ग को जो टैक्सों में छूट दी है उससे मांग बढ़ेगी, मांग बढ़ने से उद्योग बढ़ेंगे, जो औद्योगिक मंदी आई है वो दूर हो जाएगी और उद्योगों में जो क्षमता काम में नहीं लाई जा रही वो काम में लाई जाएगी। और वित्त मंत्री ये भी मानते हैं कि विदेशी पूंजी का निवेश बढ़ेगा। सभापति जी, ये बड़ा देश है, इसमें समस्याएं जटिल हैं। इस देश में सामाजिक तनाव पैदा न हो इसका प्रयत्न किया जाना चाहिए। लेकिन वित्त मंत्री अगर सामाजिक तनाव पैदा होते हैं तो उनका हवाला देकर ये कहे कि डेफिसिट इसलिए बढ़ गया कि अयोध्या का कांड हो गया, बम विस्फोट हो गए, ये बातें असर डालती हैं। लेकिन इतने बड़े देश में कहीं न कहीं कुछ न कुछ ऐसी घटना हो सकती है जिसका अनुमान लगाकर हमें अपनी अर्थनीति, कर प्रस्ताव निर्धारित किए जाने चाहिए। पता नहीं पड़ोसी के साथ संबंध कौन सा मोड़ ले, पता नहीं उत्तरांचल में किस समय कैसी गंभीर परिस्थिति पैदा हो जाए। और इसलिए अगर सारा बजट का ढांचा इस आधार पर है कि सब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो फिर देश तेजी से आर्थिक विकास करेगा। समस्या इतनी सरल नहीं है और परिस्थिति इतनी आसान नहीं है। इसलिए आवश्यक है कि कोई भी वित्त मंत्री हो वो इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, और मैं तो वित्त मंत्री से कहूंगा कि अगर सामाजिक तनाव पैदा क्यों होने दिए जाते, उन्हें पहले से हल करने की कोशिश क्यों नहीं की जाती? और क्या इसमें वित्त मंत्री का कोई भाग नहीं है? वित्त मंत्री का संबंध खाली वित्त मंत्रालय से है? गृह मंत्रालय स्वतंत्र चाहे जो करे, क्या हर मंत्रालय स्वतंत्र है? अयोध्या के मामले को हल करने में देर हुई, अयोध्या के मामले को हल करने में देर हुई। अब इसका हवाला वित्त मंत्री दे रहे। अरे वो धर्म का मामला है, संस्कृति का मामला है, राष्ट्रीयता का मामला है, लेकिन आप पर असर करता है, करेगा। और इसलिए सामाजिक तनाव पैदा नहीं होने देना चाहिए। मैं नहीं जानता इस संबंध में कभी मंत्रिमंडल में चर्चा होती है या नहीं होती। सभापति जी, जो बजट पेश किया गया है
हम तो वित्त मंत्री से आशा करते थे कि इस तरह के कर प्रस्ताव लाएंगे जिनके परिणाम स्वरूप मूल्य स्थिर रहेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, विषमता घटेगी और देश स्वावलंबन की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन कर प्रस्ताव इसका संकेत नहीं देते। जो उद्योग है उनमें एक मंदी आई हुई है। अनेक उद्योग बीआईएफआर के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं, सहायता के लिए खड़े हैं, ऋण लेना चाहते हैं। सरकार अगर ऋण ले रही है तो उद्योग ऋण लेने में क्यों पीछे रहे? इसमें घटते हुए रोजगार के अवसर ये सामाजिक तनाव पैदा कर सकते हैं। बड़े पैमाने पर अगर कारखाने बंद कर दिए गए, लोग सड़कों पर निकल आए और उसके साथ आप महंगाई नहीं रोक सके तो सामाजिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। उस स्थिति के लिए तो वित्त मंत्री स्वयं जिम्मेदार होंगे। वित्त मंत्री जी ने अपने भाषण में एक जगह कहा है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में जो बेरोजगारों की संख्या थी वो घट गई है, वो 1% थोड़ा सा। हमें मालूम है, हम लोग जानते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एक बार नाम लिखाओ और एक सीमा के भीतर अगर न मिले उसको रिन्यू कराना पड़ता है, वो हमेशा के लिए नहीं रहता है। मैं तो वित्त मंत्री से सीधा पूछना चाहता हूं, आप कह रहे हैं रोजगार के अवसर जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में उपलब्ध है वो उनमें कमी आई है बेरोजगार की, लेकिन रोजगार के अवसर कितने बढ़े इसका विवरण दीजिए। स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी हामी नहीं भरता। क्या आपके पास ये आंकड़े नहीं है कि इतने रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए, इतने नए लोगों को रोजगार मिला? वो सच्ची कसौटी होगी। रजिस्टर पर घटती हुई संख्या पर मत जाइए। कुछ आंकड़े मैंने भी इकट्ठे ये किए हैं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत जो मिलियन डेज थे, मैन मिलियन डेज काम करने वाले, वो कम हुए। गरीबी उन्मूलन की और योजनाओं में भी जो आप धन देते थे उसमें भी कमी आई। आईआरडीपी के अंतर्गत जिन परिवारों की मदद की जानी चाहिए थी वो आंकड़े मेरे पास हैं। 89-90 में 3.35 मिलियन ये फैमिलीज हैं जिनको मदद दी गई। 1991 में ये आंकड़ा घट गया 2.90 मिलियन, 91-92 में 2.54 मिलियन और 92-93 में 2.06 मिलियन। और यही जवाहर रोजगार योजना का है। हम जानना चाहेंगे रोजगार के अवसर कहां बढ़ रहे हैं और जिस तरह से पूंजी का निवेश हो रहा है, बड़े उद्योग फलेंगे फूलेंगे, विदेशियों की रुचि भी बड़े उद्योगों में है। सचमुच में उनकी योजनाएं तो छोटे उद्योगों के लिए घातक हो रही हैं। संगठित क्षेत्र इस देश में रोजगार के अधिक अवसर नहीं दे सकता। हम नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं, ऑटोमेशन का जमाना है, औद्योगिकरण बढ़ जाएगा, रोजगार के अवसर घट जाएंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा